गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है हम 20 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक फैक्ट को समझेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। 20 अप्रैल के करंट अफेयर को एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा था। सेकेंड क्वेश्चन, 2023 में इकोनॉमी के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया और 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली है। तीन क्वेश्चन, मिड वीडियो में और भी क्वेश्चंस ऐड होंगे, एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं 20 अप्रैल का सबसे पहला करंट अफेयर। भारतीय नौसेना का 26वां चीफ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। तो इंडियन नेवी के 26वें चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर सी, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि पहले इंडियन नेवी में ही वाइस चीफ के पद पर थे, अब इन्हें 26वें चीफ के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया। ठीक है, इनके पहले आर हरि कुमार इस पद पर थे, इंडियन नेवी के चीफ थे, जिनका स्थान लिया है वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। क्लियर हो जाता है। यहां पर हमें जो भी हमारी आर्मी है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें, इनके पद पर वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। सेना अध्यक्ष की बात करें, आर्मी चीफ की बात करें तो ये जनरल मनोज पांडे है, और वायु सेना अध्यक्ष की बात करें तो मार्शल विवेक राम चौधरी वर्तमान में वायु सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। और नेवी चीफ की बात करें तो ये कौन बने, ये बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। कंफर्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आर्मी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज भी पूछा जाता है, तो इनको आप याद रखिए, काम आएंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व के बेस्ट हवाई अड्डे के रूप में चुना गया। तो देखिए, स्काई ट्रैक्स की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो कि पूरे वर्ल्ड में यात्रियों की जो पैसेंजर है उनकी जो भी रिपोर्ट होती है, पैसेंजर जो भी एयरपोर्ट के बारे में उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसके आधार पर वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट की एक लिस्ट निकालते हैं। ये है स्काई ट्रैक्स। इसकी जो लिस्ट आती है वो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के नाम से जानी जाती है। लिस्ट है या अवार्ड्स है, इनको ऐसे देखिए। अब इसने हाल ही में बेस्ट हवाई अड्डों की लिस्ट निकाली है। यहां पर 4 में से बेस्ट हवाई अड्डे की बात करें तो ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि दोहा कतर में स्थित है। आंसर डी हो जाएगा। तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब किसे दिया गया, तो ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया, जो कि कतर के दोहा में स्थित है। कंफर्म। अदर जो हवाई अड्डे हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया के हवाई अड्डों के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो पहले नंबर पर तो आपको पता चल गया कौन हो गया, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लिस्ट में, स्काई ट्रैक्स की इस लिस्ट में। सेकेंड नंबर पर आता है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सिंगापुर में स्थित है। इचियोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरे नंबर पर है, जो कि सियोल में स्थित है। सियोल दक्षिण कोरिया की कैपिटल है। कंफर्म। तो 2024 के वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पहले स्थान पर रखा गया, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दूसरे स्थान पर, और इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तीसरे स्थान पर रखा गया। इंडिया के एयरपोर्ट्स की बात करें तो 100 बेस्ट एयरपोर्ट में इंडिया के 5 एयरपोर्ट शामिल है। 36 नंबर पर सबसे ऊपर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। 59 केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, ये एयरपोर्ट ऐसे भी याद रखिएगा कि भारत के किस शहर में या राज्य में स्थित है, ये भी क्वेश्चन आता है। केम्पेगौड़ा है बेंगलुरु में। इस लिस्ट में 59 नंबर पर रखा गया। 61 पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। 92 पर मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में देखने को मिलता है। 95 स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई। ठीक है ना। तो टॉप पर है इस लिस्ट में 36 नंबर पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कंफर्म। ठीक है। अब स्काई ट्रैक्स की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि
ये इंस्टीट्यूशन क्या काम करता है? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। स्काई ट्रैक्स, इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1999 में। स्काई ट्रैक्स नाम की संस्था या इंस्टीट्यूशन देती है। हवाई अड्डा उद्योग का ऑस्कर कहा जाता है इस अवार्ड को। शुरू किया गया था 1999 में। आगे आइए, चर्चा में रही राजस्थान की सिंदेसर दुर्ग खान किस खनिज से संबंधित है? तो राजस्थान की है। पहले तो ये याद रखिए, सिंदेसर खुर्द खान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। किस खनिज से संबंधित है? तो ये संबंधित है चांदी, सिल्वर, सिल्वर की खान। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी चांदी की खान बन गई है राजस्थान में, सिंदेसर खुर्द खान। ठीक है ना? यहां से चांदी का जो उत्खनन है वो वेदांता समूह की एक सब्सिडरी कंपनी, जो कि सीसा चांदी का उत्पादन करने वाली है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये यहां से उत्खनन का काम करती है। वेदांता समूह की सब्सिडरी कंपनी। ठीक है ना? तो सिंदेसर खुर्द खान है राजस्थान में, चांदी की वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी खान। अब आपके दिमाग में आएगा पहली सबसे बड़ी खान को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। यहां पर एक खान देखने को मिलती है, पेनोस्क्विटो। ये दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खान। ठीक है? और सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश पूछे तो कौन? मैक्सिको। ठीक है? दूसरी सबसे बड़ी चांदी की खान वर्ल्ड में कौन बनी? सिंदेसर खुर्द खान, राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद आई, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो खुबानी, जो कि लद्दाख में पाया जाने वाला एक फूल है, इसके आधार पर खुबानी खिलना महोत्सव का आयोजन भी यूनियन टेरिटरी लद्दाख में किया जाता है। आंसर सी। ठीक है ना? देखिए, हाल ही में 2024 में ये 6 अप्रैल को शुरू हुआ लद्दाख में और 18 अप्रैल 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। उत्सव का नाम खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख के स्थानीय फूल खुबानी के नाम पर पड़ा है। तो खुबानी खिलना जो महोत्सव है वो वहाँ के लद्दाख के पर्यटन विभाग के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और इसके अलावा लद्दाख की संस्कृति को साझा करना, संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक करना, संस्कृति के बारे में वर्ल्ड लेवल पर बताना कि लद्दाख की संस्कृति कैसी है, स्थानीय लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। इस आधार पर खुबानी खिलना महोत्सव को हर साल आयोजित किया जाता है। देखिए, खुबानी खिलना का मतलब ही यहाँ पर वो फूल जो है वो खिला है, तो उसके एक बोल सकते हैं फेस्टिवल के रूप में आयोजित किया जाता है। खुशी, एक फूल खिला है जो स्थानीय फूल है, उसके खिलने की खुशी के रूप में खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख, जो कि यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर आयोजित किया जाता है। वैसे कुछ और भी फेस्टिवल है जो कि लद्दाख में आयोजित किए जाते हैं, जैसे हेमिस महोत्सव, सिंधु दर्शन महोत्सव, साका दावा महोत्सव। इन तीनों का भी आयोजन अलग अलग समय पर लद्दाख राज्य में ही किया जाता है। किससे संबंधित है यहाँ पर मैंने हल्का सा मेंशन कर दिया, जैसे हेमिस महोत्सव हेमिस मठ में आयोजित किया जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बता भी चुका हूं। सिंधु दर्शन महोत्सव सिंधु नदी के सम्मान में आयोजित किया जाता है और साका दावा महोत्सव भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। आयोजन कहां पर? लद्दाख राज्य में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है नलिन प्रभात को। नलिन प्रभात की बात करें तो आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी, जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति जो समिति थी उसने आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को एनएसजी का नया डायरेक्टर जनरल हाल ही में नियुक्त किया। ठीक है? इनके पहले देखिए सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक जो हैं दलजीत सिंह चौधरी, ये अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए थे अभी तक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। तो अब अतिरिक्त प्रभार इनसे वापस ले लिया गया। अतिरिक्त प्रभार समझते हैं ना? सशस्त्र सीमा बल के तो महानिदेशक है ही, इसके अलावा एक एडिशनल काम कर रहे थे ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल के रूप में अस्थायी रूप से। तो अब जब नलिन प्रभात को एनएसजी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया तो इनसे जो अतिरिक्त प्रभार था वो वापस ले लिया गया। ठीक है ना? ओके। नलिन प्रभात 31 अगस्त 2028 तक एनएसजी के डायरेक्टर जनरल के रूप में काम करेंगे।
कैजुअली नलिन प्रभात के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। ये 1992 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, नलिन प्रभात, जो कि अब एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल है। 1994 में जो ब्लू स्टार हुआ था अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में, ऑपरेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसके बाद जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ तो उसके बाद एनएसजी की स्थापना की गई थी भारत में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए। एनएसजी को ही ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। स्थापना 1984 में हो चुकी थी, लेकिन इसके लिए जो प्रॉपर अधिनियम लाए थे ये 1986 में लाए थे। तो काफी जगह पर इसकी स्थापना वर्ष 1986 भी मिलेगा, लेकिन 1984 में स्थापना हो चुकी थी और अधिनियम आया था 1986 में। एनएसजी, नलिन प्रभात वर्तमान में इस संस्था के डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, एनएसजी के। आगे बढ़े। 6 साल की उम्र में गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने वाली तक्षवी वघानी किस खेल से संबंधित है? तो तक्षवी वघानी की बात करें तो ये स्केटिंग से संबंधित है। 6 साल की है और इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है स्केटिंग में। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं तक्षवी वघानी का। ठीक है, गुजरात राज्य की रहने वाली है, गुजरात के अहमदाबाद की स्केटिंग खिलाड़ी है तक्षवी वघानी। इन्होंने स्केटिंग का एक जो फॉर्म होता है लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग, इसमें 25 मीटर से अधिक स्केटिंग की। आप देख सकते हैं दोनों पांवों को दूर करके, मतलब बहुत ही जमीन से चिपक के 25 मीटर तक एक साथ स्केटिंग की है एक ही बार में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग। ठीक है ना, कौन है ये? तक्षवी वघानी, गुजरात के अहमदाबाद की स्केटिंग खिलाड़ी। चलिए, भारत ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी? तो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी है हाल ही में फिलीपींस को, जो कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो रशिया और भारत ने मिलकर इसे डेवलप किया है। इसीलिए देखिए ब्रह्मपुत्र से, जैसे 2 नदियों के नाम पर ब्रह्मोस का नाम पड़ा है, एक तो मोस्कावा नदी के नाम पर जो कि रूस में बहती है, और एक ब्रह्मपुत्र जो कि भारत में बहती है। तो इसका नाम पड़ा ब्रह्मोस, क्योंकि इसे डेवलप करने में रशिया और इंडिया संयुक्त रूप से एक साथ आए थे और इन्होंने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया था। अब पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल हमने किसी दूसरे देश को बेची है, और ये देश है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस। आप यहां पर मैप देख सकते हैं। ठीक है, भारत ने देखिए ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे पहली खेप दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस को सौंपी। भारत और फिलीपींस के मध्य में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर 2022 में एक समझौता हुआ था 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता था। भारत ने अब ब्रह्मोस मिसाइल इस समझौते के तहत किसको दे दी? फिलीपींस को। ठीक है, अब यहां पर ब्रह्मोस के बारे में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, भारत और रशिया ने मिलकर इसे डेवलप किया है। ये बहुत ही एडवांस मिसाइल सिस्टम है, ब्रह्मोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पनडुब्बी से, शिप से, जमीन से, हवा से, है ना, एरोप्लेन से, हर जगह से इस मिसाइल को छोड़ा जा सकता है दुश्मनों पर या जो भी टारगेट है उस पर। ठीक है ना, 2 नदियों के नाम पर इसका नाम है, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की है मोस्कावा। ठीक है, तो दोनों नदियों के नाम को मिलाकर ब्रह्मोस नाम बनाया गया है इस मिसाइल का, क्योंकि डेवलप इंडिया और रशिया ने मिलकर किया। पहली बार हमने किसे बेची है मिसाइल? तो ये याद रखिए, फिलीपींस को दी है, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। आगे बढ़े। 18 अप्रैल को किस देश के सैन्य प्रमुख फ्रांसिस ओमोंडी ओगोला की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? देखिए, ये मिलिट्री चीफ है केन्या के, जिनकी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। इनका नाम है फ्रांसिस ओमोंडी ओगोला। केन्या से हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, जो हमारे फॉरेन रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमको इनको याद रखना पड़ेगा कि फ्रांसिस ओमोंडी ओगोला किस देश से थे, किस देश के आर्मी चीफ थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो ये केन्या देश के थे। 18 अप्रैल को जनरल फ्रांसिस ओमोंडी ओगोला हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए और इनके साथ 9 और सैनिकों की भी मृत्यु हुई है। किस देश से बिलोंग करते थे, किस देश के आर्मी चीफ थे फ्रांसिस ओमोंडी ओगोला? तो ये केन्या देश के आर्मी चीफ थे। केन्या के बारे में कैजुअल इंफॉर्मेशन, अफ्रीकी देश है,
केन्या की कैपिटल है नैरोबी। शिलिंग यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। और विलियम रूटो, ये काफी सुर्खियों में रहते हैं, ये केन्या के प्रेसिडेंट के पद पर। एक और निधन जो कि हाल ही में हुआ है, इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर रमन सुब्बा रो का भी हाल ही में निधन हो गया। तो इन्हें भी याद रखिए, क्रिकेटर है इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर रमन सुब्बा रो, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। आगे आते हैं। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि LGBTQ समुदाय से संबंधित है, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रियो चक्रवर्ती जो कि LGBTQ जो समुदाय है उनके फेवर में केस लड़ रहे हैं। और यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, उस केस में हाल ही में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था एक समिति का गठन करने के लिए, और यह समिति केंद्र सरकार ने राजीव गौबा की अध्यक्षता में गठित की है। आंसर ए हो जाएगा। केस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने राजीव गौबा की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है, जो कि LGBTQ समुदाय से संबंधित है। एक्चुअल में सुप्रियो चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट गए थे एक कानून के खिलाफ, जो कि 1954 में पारित हुआ था। यह है विशेष विवाह अधिनियम। इसको चुनौती दी है सुप्रियो चक्रवर्ती ने LGBTQ के समर्थन में। सुप्रियो चक्रवर्ती ने बोला है कि ये जो 1954 का अधिनियम है, ये LGBTQ के राइट्स को प्रभावित करता है और उनके आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, जो कि विधि के समक्ष समता की बात करता है। क्योंकि 1954 के इस एक्ट में समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं थी, और जब नहीं दी गई तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है LGBTQ कमेटी के। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है, और इस जो एक्ट है इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए, सुझाव लेने के लिए एक कमेटी के गठन का आदेश दिया था। तो ये कमेटी गठित हुई है किसकी अध्यक्षता में? राजीव गौबा की अध्यक्षता में, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है। सुप्रियो चक्रवर्ती ने तर्क दिया है कि यह मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 14 के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला केंद्र को कि भाई कमेटी का गठन करो और आप देखो आर्टिकल 14 का अगर एक्ट उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जा सकती है कि LGBTQ के जो अधिकार हैं वो प्रोटेक्ट किए जा सके। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पर आइए। इंडिया द रोड टू रेनेंसियंस अ विजन एंड एन एजेंडा किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है। तो इंडिया द रोड टू रेनेंसियंस, ये जो बुक है ये लिखी गई है भीमेश्वर चल्ला के द्वारा। आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है। अब इस बुक की बात करें, पहले तो ये समझेंगे कि भीमेश्वर चल्ला कौन। तो भीमेश्वर चल्ला यूनाइटेड नेशन के पूर्व अधिकारी है, इंडियन यूनाइटेड नेशन के पूर्व अधिकारी है। इन्होंने हाल ही में इंडिया द रोड टू रिनेंसिएशन अ विजन एंड एन एजेंडा नाम की एक बुक को लिखा है, जिसमें इन्होंने बताया है कि चुनाव के समय किन किन चीजों को ध्यान देना चाहिए, जो मतदाता है उनको किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और नेता जो अपने वादों को भूल जाते हैं उन्हें भी किन किन मुद्दों को, अपने पिछली बार क्या वादा किया था, पूरे हुए कि नहीं, इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और जनता को भी इस चीज पर वोट देना चाहिए कि भाई जो जो वादे किए थे मैनिफेस्टो में, क्या वो पूरे हुए हैं या नहीं, जनता से जो वादा किया था वो पूरा हुआ है या नहीं। तो इन सभी मुद्दों पर, मतलब ऑल ओवर इंडिया के इलेक्शन को लेकर, ओवरव्यू को लेकर ये एक बुक लिखी गई है किसके द्वारा? भीमेश्वर चल्ला के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन के पूर्व अधिकारी। इन्होंने बुक लिखी है द इंडिया द रोड टू रेनेंसिएशन या रिनेंसियंस अ विजन एंड एन एजेंडा। ठीक है। यहां पर हाल ही में इसका विमोचन किया गया है, तो सुर्खियों में है, तो आप याद रखिए। वैसे अदर जो बुक मैंने आपको पिछले कुछ सेशंस में बताई है वो आप स्पेशली याद रखिए, तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। वैसे यहां से भी आ सकता है, लेकिन इसके पहले जैसे सलमान रुश्दी की एक बुक मैंने आपको कल भी बताई थी, इनको आप याद रखेंगे तो यहां से ज्यादा मदद मिलेगी। नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई, कल बताया था। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सेम पित्रोदा। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह की बुक है। जस्ट अ मर्सनरी, नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर, डी सुब्बा राव के द्वारा लिखित बुक है, पुस्तक है, जो कि RBI के 22वें गवर्नर रह चुके हैं।
तो इन्हें भी याद रखिए, ये मैं आपको लगातार सेशंस में बता रहा हूँ और काफी हाल ही के कुछ समय में इनका भी विमोचन हुआ है, लॉन्च की गई है, तो इन्हें भी याद रखिए। कंफर्म। तो यहाँ पर 20 अप्रैल के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझ लिए। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर की, जो हमने लास्ट डे में डिस्कस किए थे उनको हम एक बार यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तैयार? सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में माउंट रुआंग वॉल्केनो में विस्फोट हुआ, किस देश में स्थित है? तो माउंट रुआंग वॉल्केनो की बात करें तो ये देखने को मिलता है हमें इंडोनेशिया। हाल ही में 24 घंटे में 5 बार इसमें विस्फोट हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा गिया BH3 क्या है? तो ये स्टेलर ब्लैक होल है जो कि हाल ही में खोजा गया। निम्न में से कौन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 में शामिल नहीं है? तो ये कौन थी? प्रियंका चोपड़ा। इसके बाद प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को। इसके बाद धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में भारत की पहली हाइब्रिड पिच बनाई जाएगी। धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड किस राज्य में स्थित है? तो धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। डीआरडीओ ने किस स्थान पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोस्केलेटन पर पहली इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया? तो यह आयोजित की गई है कर्नाटक के बेंगलुरु में। जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? डी सुब्बा राव की पुस्तक है। अभी हमने बात की है आरबीआई के 22वें गवर्नर है। किस देश ने कुक आइलैंड के साथ व्हेल को लीगल पर्सन के रूप में मान्यता देने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह देश हो जाता है न्यूजीलैंड। इसके बाद किस संस्था द्वारा केरल में स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का इनोग्रेशन किया गया? तो यह इनोग्रेशन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो यह है हमारे पास उत्तर प्रदेश राज्य की है तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। ओके, आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट डे के सेशन में आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन था, पेरिस ओलंपिक 2024 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बेरियर कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे अंचत शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस के भारत में खिलाड़ी है। किस संस्था द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की गई? WTO इस रिपोर्ट को जारी करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ट्रेड की रिपोर्ट है। और दुनिया के पहले साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो दुनिया के पहले साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को 10th रैंक दी गई है। कंफर्म। ये सभी क्वेश्चन लास्ट डे के सेशन में मैंने आपसे पूछे थे। आज के सेशन में जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप सभी के लिए रेलवे की टारगेट बैच रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, लाइव चल रही है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। रूट एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है और डायरेक्ट आपको कोर्स परचेस करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो आप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में रेलवे की टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 2024 में रेलवे की काफी सारी वैकेंसीज लाइनअप है। और इसके अलावा रेलवे की आपको पता है एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप ज्वाइन कीजिए बिना देर किए, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।